हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस की ओवरव्यू क्लासेस को बाय करना चाहे, आप इसे केवल 26 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। इसे आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। इससे पहले देखिए, हमने बात करी थी सामाजिक विज्ञान की अवधारणा पर, उसका क्या नेचर है उस पर हमने बात करी थी। साथ ही साथ हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 इस पे बात की थी। 1986 की नीति पे बात की थी। 1992 में इसमें संशोधन हुए, उसे हमने देखा। उसके बाद हमने 2020 की नई शिक्षा नीति को देखा। साथ ही साथ हमने एनसीएफ को समझा। ये सब बातें हम इससे पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। जो शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट किसने दी, ये बात हमने समझी। चट्टोपाध्याय कमेटी का गठन कब किया गया था, ये बात हमने समझी। कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ, इसे हमने समझा। तो ये सब बातें हम इससे पहले के क्लासेस में कवर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, ये देखिए आपका जो टॉपिक है, कक्षा कक्ष या कक्षागत प्रक्रियाएं, गतिविधियां तथा परिचर्चा। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर, कक्षागत प्रक्रियाएं या कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि कक्षा कक्ष क्या होता है। तो देखिए, कक्षा, जैसे आप बोलते होंगे कि मैं, जैसे आपने देखा होगा लिखते हैं आप कि मैं कक्षा 3 में हूँ। तो ये जो कक्षा कक्ष है, बस यही है। कक्षा का मतलब हो गया क्लास, और इस कक्ष का मतलब हो गया रूम। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये किसकी बात कर रहा है। कक्षा कक्ष क्लास रूम की बात कर रहा है। अब आप सभी हो, मैं हूँ, आप हो, हम सभी ने इस क्लासरूम में हम सभी गए हैं, और हम सभी ने इस क्लासरूम में क्या करा है, पढ़ा है। तो बस आज हम इसी पर ही बात करेंगे कि कक्षागत प्रक्रियाएं क्या होती है, क्लासरूम क्या होता है, क्या इसके पर्पस होते हैं। ये सभी बात हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि क्लासरूम में क्या होता था। क्लासरूम में एक हमारे टीचर होते थे, शिक्षक होते थे, और विद्यार्थी होते थे, स्टूडेंट। यहाँ पर टीचर पढ़ाने आते थे, स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, और टीचर क्या करते हैं, उनके जो जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाते हैं इस क्लासरूम में। तो बस क्लासरूम वही एक ऐसा एक स्थान होता है, एक प्लेस होता है, जहाँ पर टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और वहाँ पर शिक्षण गतिविधियाँ की जाती है। मतलब वहाँ पर उन्हें क्या किया जाता है, वहाँ पर उन्हें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। और इस क्लासरूम में क्या होता है, कई बार आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। कई बार जो बाहरी जीवन है उसके बारे में भी बातें टीचर के द्वारा आपको बताई जाती है। तो इस तरह ये जो क्लासरूम होता है, ये आपको एक जो सिलेबस की जानकारी है वो तो देता ही देता है। शिक्षण से संबंधित सारी जानकारियाँ, जो आपका पाठ्यक्रम होता है उसकी जानकारी तो क्लासरूम में दी जाती है। साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल लाइफ का नॉलेज भी होता है वो भी कई बार टीचर के द्वारा स्टूडेंट को दिया जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे क्लासरूम कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले क्लासरूम क्या होता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक स्थान होता है जहाँ पर कौन होते हैं, टीचर होते हैं और स्टूडेंट होते हैं। और वहाँ पर क्या किया जाता है, टीचर के द्वारा पढ़ाते हैं, टीचर समझाते हैं, और स्टूडेंट उन बातों को समझता है, सीखता है। तो ये जहाँ पर पढ़ाई से संबंधित सारे काम किए जाते हैं, उस स्थान को, उस जगह को कक्षा कक्ष या क्लासरूम कहते हैं। कई बार ये क्लासरूम क्या होते हैं, आंतरिक होते हैं। जैसे आंतरिक मतलब क्या, पूरी पूरी एक बिल्डिंग बनी है। जैसे आपने आज के स्कूल देखे होंगे, पूरी बिल्डिंग रहती है और क्लासेस बनी हुई होती है। और एक क्या होता है, ये आंतरिक हो गई, आंतरिक कक्षा कक्ष हो जाते हैं। कुछ बाह्य होते हैं, जैसे आपने कभी किसी गांव वगैरह में देखा होगा, तो कई बार कोई किसी पेड़ के आसपास या पेड़ के नीचे उनकी क्लासेस चलती रहती थी। तो ये क्या हो जाता है, ये बाहरी क्लास कक्षा, बाह्यगत या बाहरी कक्षा कक्ष हो जाते हैं। तो इस तरह से क्लासरूम होते हैं। कक्षा कक्ष के बारे में जो एनसीएफ 2005 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा या कार्यक्रम 2005, क्या कहता है कि ये जो कक्षा होती हैं, जो क्लास होती हैं, ये विद्यालय का एक भाग ही नहीं है। मतलब यहाँ पर ये क्या है, एक तो एक विद्यालय का, केवल इसे यूँ नहीं कह सकते कि एक जो क्लास होती है वो एक स्कूल का पार्ट है।
बल्कि इसमें जो जीवन से संबंधित बाह्य गतिविधियां हैं वो भी सम्मिलित होती है। मतलब ये एक स्कूल का तो पार्ट है ही है क्लासरूम, साथ ही साथ इसमें जीवन की जो बाह्य गतिविधियां हैं वो भी इसमें सम्मिलित होती है। इस तरह ये आंतरिक और बाह्य दोनों गतिविधियों को क्लासरूम में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर इस तरह का वातावरण निर्मित किया जाता है ताकि क्या हो सके, ताकि पढ़ाई हो सके। वहाँ पर विद्यार्थियों को कुछ सिखाया जा सके, उन्हें कुछ समझाया जा सके। यहाँ पर या तो आंतरिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाए या बाहरी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाए, या दोनों को सम्मिलित करते हुए विद्यार्थियों को कुछ सिखाया जाए, कुछ पढ़ाया जाए, कुछ समझाया जाए। ऐसा कार्य जिस स्थान पर किया जाता है उसे कक्षा कक्ष या क्लासरूम कहते हैं। ठीक है, तो अब आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कक्षा कक्ष क्या होता है, तो आपको पता है क्लासरूम। तो कुछ भी याद करने जैसी बातें नहीं है, बस एक बार आपने समझ लिया, अब कुछ क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा। पर्पस क्या होता है क्लास का, उस क्लासरूम का क्या पर्पस है? देखिए, एक तो आपको क्या, अधिगम को सफल बनाना। मतलब इस क्लासरूम का यही पर्पस होता है कि आपको कुछ सिखाना। अधिगम का मतलब कुछ सिखाना, लर्निंग। जो आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसे सफल बनाना। साथ ही साथ सह शिक्षा को बढ़ावा देना। मतलब देखिए, टीचर तो एक होते हैं पर कई सारे स्टूडेंट होते हैं। किसी क्लास में 30 बच्चे होते हैं, किसी में 35 होते हैं, किसी में 45, किसी में 55। तो देखिए, अब 55 बच्चे एक साथ होके पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, तो इससे क्या होता है, उस बच्चे में सामाजिक अस्तित्व की, मतलब पूरे समाज को साथ लेकर चलने की भावना का विकास होता है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने का कार्य भी इस क्लासरूम के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ ये जो क्लासरूम होती है क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट का काम करती है। नागरिकों को कुशल बनाने के लिए इन क्लासरूम का निर्माण किया जाता है। तो मतलब ये जो क्लासरूम होते हैं ये क्या करते हैं, देखिए जैसे आप क्लासरूम, आप स्कूल गए, आपने पहली से 12वीं तक की पढ़ाई करी स्कूलों में, फिर 12वीं के बाद आप कॉलेज गए, तो आपने कॉलेज में क्लासेस अटेंड करी। तो ये सब क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एक योग्य नागरिक आज बनाया। आज आप पढ़ लिया, आपने लिख लिया, तो आज आप क्या बन गए, योग्य बन गए। तो ये जो क्लासरूम होते हैं, ये क्लासरूम क्या करते हैं, आपके विकास करने का, नागरिकों के विकास करने का कार्य भी ये क्लासरूम करते हैं। क्लासरूम का और क्या बेनिफिट है, अगर आपको कोई समस्या आ जाए, जैसे मान लो टीचर ने आपको एक सवाल दिया था गणित का, अब आपको ये गणित का सवाल नहीं आया, तो आप क्या करते हो, टीचर से पूछ लेते हो कि मुझे नहीं आया, आप समझा दीजिए। तो आपकी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या भी होती है तो उसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये सभी क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लासरूम की प्रोसेस की, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया। तो देखिए, कक्षा कक्ष मतलब क्लासरूम की प्रोसेस क्या है। तो देखिए, क्लासरूम में क्या होता है, शिक्षण से संबंधित जो भी काम किया जाए, मतलब पढ़ाई से संबंधित आपको क्लासरूम में क्या किया जाता है, पढ़ाई करवाई जाती है, किसी टॉपिक को समझाया जाता है, ठीक है, किसी टॉपिक को लिखवाया जाता है। तो ये सभी क्या है, पढ़ाना, समझाना, लिखवाना, ये सभी आपकी शिक्षण गतिविधियां हैं। तो क्लासरूम एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर शिक्षण गतिविधियाँ की जाती है। और ये जो प्रोसेस होती है कैसी चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। मतलब देखिए, क्लासरूम में क्या आपको हमेशा पढ़ाते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, लिखवाते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है हमेशा चलती रहती है। इसलिए जो कक्षागत प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, एक कक्षा कक्ष प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको कितने भाग में बांटा है, इसको मेनली 3 भागों में बांटा है। इस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कक्षा कक्ष प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, देखिए क्लास में कौन होता है, एक तो होते हैं शिक्षक। क्लास में सबसे पहले क्या होते हैं, एक शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं मतलब स्टूडेंट होते हैं। तो दो चीजें तो आपको पता ही हैं। तीसरी बात क्या हो गई, अन्य कोई अन्य कोई सी प्रक्रिया। तो ये सभी कक्षा कक्ष प्रक्रिया के भाग है। एक हो गया शिक्षक व्यवहार, एक होता है छात्र का व्यवहार, और अन्य प्रक्रिया। तो ये याद रखना, इस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कक्ष प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको पता होना चाहिए कक्षा कक्ष प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। एक शिक्षक व्यवहार,
एक छात्र व्यवहार, नाम भी याद रखना, शिक्षक व्यवहार, छात्र व्यवहार और अन्य प्रक्रिया। तो अब हम बात करते हैं शिक्षक व्यवहार पर, कि शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए, जो शिक्षक व्यवहार होता है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। एक होता है योजना, अनुदेश और प्रबंधन। सबसे पहले तो जो कक्ष की प्रक्रिया है, क्लासरूम की जो प्रोसेस है, उसे कितने भागों में बांटा है। तो जो क्लासरूम की प्रोसेस है उसे 3 भागों में बांटा है, शिक्षक व्यवहार में, छात्र व्यवहार में और अन्य प्रक्रिया में। अब बात कर रहे थे हम शिक्षक व्यवहार को, तो शिक्षक व्यवहार को अगेन 3 भागों में बांटा है। और किस किस में बांटा है, योजना में, अनुदेश में और प्रबंधन में। तो अब योजना क्या होती है। देखिए, योजना का मतलब क्या होता है, प्लान या प्लानिंग हो गई आपकी, प्लान बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो टीचर होता है, देखिए बात ही हम किसकी कर रहे हैं, शिक्षक की बात कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षक होता है, ये जो टीचर होता है, ये इसमें ये प्लान बनाता है कि किस तरह से मैं क्लास को, ये जो क्लासरूम है इसको किस प्रकार से मैं संचालित करूं, किस तरह से मैं पढ़ाऊं, किस तरह से बाकी सभी काम क्लासरूम से रिलेटेड किए जाए, उन सभी कार्यों को करने की जो योजना बनाई जाती है उसे ही ये योजना कहते हैं। ठीक है। मतलब जो आपकी क्लासरूम है उसे कैसे ऑपरेट करें, कैसे चलाएं, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। तो जो ये प्लान बनाता है, कौन बनाता है, टीचर ये प्लान बनाता है, इसे ही योजना कहते हैं। अब बात करते हैं अनुदेश। अनुदेश क्या होता है। तो देखिए, अनुदेश होता है नियमों का समूह। यहाँ पर अब किसके लिए नियम बना रहे, कि ये जो क्लास है, यहाँ पे हमने क्या बना ली कि कक्षा को कैसे संचालित करना है, कैसे चलाना है, कैसे पढ़ाना है, शिक्षण से संबंधित सभी कार्य कैसे करना है, उसके संदर्भ में जब हम प्लान बनाते हैं, कौन प्लान बना रहा है, टीचर को ही क्लास चलाना है, तो टीचर प्लान बना रहा है, तो इसे योजना कहते हैं। अब टीचर ने यहाँ पर क्या कर लिया, प्लान तो बना लिया, योजना तो बना ली। तो अब उस योजना के संदर्भ में टीचर क्या करता है, नियम बनाता है। क्या बनाता है, नियम। उस क्लास को चलाने के संबंध में जो भी नियम बनाए जाते हैं उन्हें ही अनुदेश कहा जाता है। यहाँ पर क्लास को चलाने के संबंध में, कि कैसे क्लास चलाना है, किस तरह के शिक्षण से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, वो सभी कार्य के संबंध में अगर कुछ योजना टीचर के द्वारा बनाई जाती है तो उसे योजना कहते हैं। योजना तो बन गई, अब उस योजना को क्रियान्वित करना है। तो उसके संदर्भ में जो भी नियम बनाए जाते हैं, उस क्लासरूम को चलाने के लिए, उस कक्षा को संचालित करने के लिए जो भी आप नियम बनाते हैं, उन नियमों के समूह को क्या कहते हैं, अनुदेश कहते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरी बात पे, प्रबंधन पे। तो प्रबंधन में जो कक्षा कक्षी की सामग्री है उससे लेकर व्यवहार, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। तो आपको ये तीनों नाम भी याद होना चाहिए, कि शिक्षक व्यवहार में कौन कौन आता है। तो योजना, अनुदेश और प्रबंधन आते हैं। कई बार आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षक व्यवहार में क्या सम्मिलित नहीं है। तो फिर आपको पता, ये जब तीनों नाम पता होंगे तभी आप उस फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं है। तो शिक्षक व्यवहार को 3 भागों में बांटा है। एक तो बांटा है योजना में, एक अनुदेश में और एक प्रबंधन में। अब बात कर लेते हैं कक्षा कक्ष में शिक्षक की कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं। तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं। तो देखिए, एक तो वो धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं, सही संकेत और प्रतिपुष्टि का प्रयोग करते हैं। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक का यूज करते हैं। जैसे मान लो टीचर ने गणित के 2 सवाल समझा दिए, तो गणित के 2 सवाल समझाने के बाद वो पूछते हैं कि समझ में आया या नहीं, समझ आया या नहीं। तो बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ सर आ गया समझ में, हाँ सर नहीं आया समझ में। जब स्टूडेंट कहता है नहीं आया समझ में, तो टीचर क्या बोलते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। फिर टीचर क्या करते हैं, एक बार अगेन फिर से उसे समझा देते हैं। तो ये सभी बातें इसके अंदर, ये जो कक्षा कक्ष में शिक्षक की प्रक्रियाएं होती है इसमें शामिल होती है। धनात्मक पुनर्बलन का यूज कर सकते हैं, सही संकेत या प्रतिपुष्टि फीडबैक का प्रयोग कर सकते हैं, या सहयोगी शिक्षण गतिविधियों का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं छात्र व्यवहार पर। देखिए, एक होता है टीचर का व्यवहार, शिक्षक व्यवहार पे बात कर लिया हमने। शिक्षक व्यवहार को 3 भागों में बांटा, योजना में बांटा, उसके बाद अनुदेश की बात करी हमने, फिर प्रबंधन की बात करी। योजना, अनुदेश और प्रबंध। योजना,
अनुदेश और प्रबंध की बात करी। अब बात करते हैं हम छात्र व्यवहार की। तो देखिए क्लास में जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहा है, उसका व्यवहार भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगर सबसे पहले तो जो फोकस होता है शिक्षण का या टीचिंग का, जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि जो भी छात्र हैं या जो भी छात्र छात्राएं हैं, उन सभी के व्यवहार में कैसा परिवर्तन लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना। मतलब अगर किसी छात्र का व्यवहार कैसा है, गलत है, नकारात्मक है, तो उसके व्यवहार को हम कैसा करते हैं, सकारात्मक करते हैं। अगर कोई छात्र ऐसा है जो क्लास में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास में बहुत अधिक मस्ती करते हैं, तो टीचर का ये काम रहता है कि वो उन छात्र को कोई काम दे देते हैं या उन्हें क्लास में आगे की बेंचेस पे बिठा देते हैं। उनकी एक्टिविटी को कि वो बच्चा क्या कर रहा है, अगर क्लास में कुछ नोट कराया जा रहा है तो वो नोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो टीचर उन्हें देखते रहते हैं। टीचर का यही पर्पस होता है कि उस स्टूडेंट का जो व्यवहार है उसमें किस तरह के चेंजेस लाएं, पॉजिटिव चेंजेस लाना, यही टीचर का भी मेन ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो टीचिंग है, इस टीचिंग का भी मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि जो भी छात्र है, जो स्टूडेंट है, उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। छात्र व्यवहार में एक और बात की जाती है कि देखिए अगर टीचर कोई सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो कभी भी अगर आप कोई सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो इसमें ओवरलैपिंग से बचना चाहिए। ठीक है। अब ओवरलैपिंग से बचने की बात क्यों की जा रही है, ओवरलैपिंग से बचने की इसलिए बात की जा रही है, ओवरलैपिंग से बचने की, अति व्यापन से बचने की बात इसलिए की जा रही है। जैसे मान लो आप अगर पढ़ा रहे थे इतिहास, अब इतिहास में कुछ आप बात करते करते सीधे किस पे चले गए, भूगोल पे चले गए, भूगोल को समझाते समझाते आप चले गए नागरिक शास्त्र पे, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया है कि आपका जो टॉपिक था, आप उस टॉपिक से ही भटक चुके हैं। और जब आप उसके टॉपिक से भटक गए तो बच्चा समझ नहीं पाता है, स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि आप किस बारे में बात कर रहे थे, आप क्या पढ़ाना चाह रहे थे, आप क्या समझाना चाह रहे थे। बच्चा इस ओवरलैपिंग से उसे समझ में नहीं आता है, उसे अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है। इसलिए एक टीचर को ये हमेशा करना चाहिए कि उसे ओवरलैपिंग से बचना चाहिए। उसे हमेशा स्टूडेंट को केंद्रित वे में पढ़ाते हुए कि जो टॉपिक है उस पे पढ़ाएं, और उस टॉपिक को इस तरह से पढ़ाएं, किस लैंग्वेज में पढ़ाएं, उस लैंग्वेज में पढ़ाएं जो कि छात्र को क्या हो, समझ में आए। वैसे एग्जाम्पल दें, जो कि उदाहरण भी आप ऐसे दें जो बच्चे उन उदाहरणों को जानते हो या उनसे संबंधित हो। इस तरह के आप उन्हें सरल से उदाहरण दें। और जब आप उस टॉपिक को समझा दें, पढ़ा दें, तो उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछें। उन प्रश्नों के जवाब से आपको पता चलेगा कि किस स्टूडेंट को कितना समझ में आया या नहीं आया, और जो आप समझाना चाह रहे थे वो छात्र समझ पाया या नहीं समझ पाया। ये सभी आपको बच्चों से जब आप प्रश्न पूछते हैं उससे पता पता चलता है। तो यही बात इसमें लिखी है कि अति व्यापन से छात्रों में असहजता उत्पन्न हो जाती है। मतलब अगर आप ओवरलैपिंग करके पढ़ा रहे हैं, आपका टॉपिक चल रहा था इतिहास का, आपने कुछ भूगोल की बात कर दी, कुछ नागरिक शास्त्र की बात कर दी, तो इससे छात्र क्या हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उन्हें फिर समझ में नहीं आता। और जब भी क्लासरूम में अगर छात्र का ध्यान नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो कुछ और या तो मस्ती करेगा या आपस में बातचीत करेंगे। और क्लासरूम की सबसे बड़ी मतलब अगर प्रॉब्लम देखें तो ये होती है कि स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई में लगाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इसलिए हमें इस वे में पढ़ाना चाहिए, इस तरह से टीचिंग अप्रोच रखना चाहिए, ताकि बच्चे का पूरा ध्यान हमेशा टीचर पे हो कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, इस बात पर होना चाहिए। इसके लिए हमेशा एक टीचर को ओवरलैपिंग से बचना चाहिए। छात्रों के व्यवहार में किस तरह से काम करना चाहिए, तो छात्रों का व्यवहार सुधारने के लिए उन्हें लगातार काम करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि उनके व्यवहार को सकारात्मक किया जाए, और उन्हें हमेशा इस तरह से पढ़ाएं जो कि पूरी तरह से केंद्रित हो, और उन्हें सरल लैंग्वेज में समझाएं, अच्छे उन्हें उदाहरण दें जो उनसे संबंधित हो, और साथ ही साथ उनसे प्रश्न पूछें। और अगर उन प्रश्नों के सही जवाब नहीं आ रहे हैं तो उनसे पूछें कि क्या समझ में नहीं आया, और इजी लैंग्वेज अगर हो सकती है और ज़्यादा अच्छे से आप समझा सकते हैं तो समझाइए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, छात्र व्यवहार पे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अन्य प्रक्रिया पर। तो एक हो गया शिक्षक व्यवहार, एक हो जाता है छात्र व्यवहार। तो इन दोनों के अतिरिक्त भी क्लासरूम में कुछ और प्रोसेस की जाती है।
तो जो भी अदर प्रोसेस, एक तो देखिए शिक्षक व्यवहार की हो गई, एक छात्र व्यवहार की हो गई, उससे अतिरिक्त भी अन्य कोई सी अगर प्रोसेस की जाती है तो वो इसके अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, अन्य वातावरण को शामिल किया जाता है। इस प्रक्रिया में, अन्य प्रक्रिया में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व अन्य वातावरण को शामिल किया जाता है। ये जो अन्य प्रक्रिया होती है इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि जो टीचर है, जो पढ़ाने वाले हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। इन सब बातों को इस अदर प्रोसेस में कंसीडर किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी कि कक्ष प्रक्रियाएं क्या होती है या कक्षागत प्रक्रिया क्या होती है, क्लासरूम क्या होता है, इसे हमने समझा। और आप सभी ने क्लासरूम देखा है, आप सभी ने क्लासरूम में स्टडी करी है, तो इस टॉपिक में याद करने जैसी कुछ बातें नहीं थी। हाँ, इसके उद्देश्य भी आप जानते हैं, तो इसे भी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो कक्षा कक्ष की प्रक्रिया होती है या कक्षागत प्रक्रियाएं हैं, इसको जरूर आप इसके प्रकारों को याद रखना कि इसे कितने भागों में बांटा है। तो इसे मेनली 3 भागों में बांटा है। एक हो जाता है शिक्षक व्यवहार, एक हो जाता है छात्र व्यवहार और एक होती है अन्य प्रक्रिया। शिक्षक व्यवहार को अगेन 3 भागों में बांटा है, योजना, अनुदेश और प्रबंधन में इसे बांटा है। फिर छात्र व्यवहार आ जाता है और अन्य प्रक्रिया आ जाती है। तो इस तरह से ये जो आपका टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। कौन सा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है अभी? अभी आपका ये कक्षागत प्रक्रिया या कक्षा कक्ष प्रक्रिया वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गतिविधियों पे, उसके बाद हम बात करेंगे परिचर्चा पे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपका ना छूटे। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी भी ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको रिमेंबर पीडीएफ्स मिल जाएंगे टॉपिक के। साथ ही साथ अगर ऐप भी डाउनलोड नहीं करा तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपका 22 अप्रैल को सोशल साइंस का फुल लेंथ टेस्ट होगा, 22 अप्रैल 2023 को। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, ये ऐप में ही टेस्ट होगा और ये सभी स्टूडेंट के लिए पूरी तरह से कैसा है, फ्री है। तो तैयार रहिए, इसकी आप अच्छे से तैयारी करिए। पूरा इसी तरह से आप एग्ज़ाम, इस पेपर को दे जिस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और अगर आपसे कुछ गलतियां होंगी तो आप उन 2 से 3 दिन जो बचेंगे उसमें आप इन गलतियों को सुधार पाएंगे एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।